टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 5 मई 2020 और इससे करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे और इन क्वेश्चन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज का जो आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे दिया गया है ये आपका करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी आपको दी गई हैं और डिटेल आपको बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपकी योजना है जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसमें 5 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने एक नेशन एक राशन कार्ड प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया। कुल 17 तक ले गए। पहले एक्चुअली इसमें आपके जो है 12 स्टेट थे। ठीक है, 12 स्टेट थे, लेकिन अभी 5 स्टेट को और बढ़ा दिया गया है। 5 स्टेट बढ़ाए गए हैं उनमें यूनियन टेरिटरी भी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी, जिसमें पहले से मौजूद 12 राज्यों के साथ कुल राज्यों की संख्या अब 17 हो गई है यूटी के साथ। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज के साथ। ठीक है, पहले 12 थे यूटी को छोड़ करके, लेकिन अभी क्या हो गया, यूटी 5 स्टेट को और मिला दिया गया है यूटी वगैरह को मिला के। तो टोटल आपके जो है स्टेट्स हो गए 17। ठीक है, तो 17 स्टेट को अभी काउंट किया जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। यहाँ पे 5 और राज्य, इसमें टोटल हो गए 17। ठीक है, 17 राज्य हो गए हैं। तो स्कीम क्या है आपकी, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इस स्कीम के तहत जो पहले राज्य थे वो थे आपके आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी एडेड जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं आपके जो मैंने काउंट कराए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली, दमन दीव। और ये जो 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट जो बाद में ये ऐड किए गए हैं यूटी के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ, ये 5 स्टेट बाद में ऐड किए गए हैं। तो पहले 12 थे, लेकिन बाद में जो है 5 और ऐड कर दिए गए। तो अब टोटल स्टेट कितने हो गए, 17। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर इस स्कीम में वन नेशन वन राशन कार्ड में हम लाभ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके साथ इसमें जो लाभ हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। यहाँ पे कितना बताया मैंने, 60 करोड़। ठीक है, 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी और वे किसी भी उचित मूल्य की दुकान FPS से अपने खाद्यान्न को कोटा बढ़ा सकते हैं। इन 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी अपने सामान मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनका जो अपने इसका कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, राशन कार्ड का प्रयोग। ठीक है, तो उससे इनको पूरा लाभ मिलेगा, प्रति व्यक्ति लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में ये है क्या, इसकी क्या उपयोगिता है, उपयोगिता तो आपको बता दी गई है। ये है क्या, तो देखिए फैक्ट्स में जून 2019 में घोषित की गई योजना 1 जुलाई 2020 से देश भर में खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि गरीब प्रवासी श्रमिक या वे लाभार्थी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न ले रहे हैं सब्सिडी वाले चावल खरीद सकेंगे। देश में किसी भी राशन की दुकान से गेहूँ, इसके अलावा यह राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी है। मतलब किस इंडिया के वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब हिंदुस्तान में किसी कोने में जा कर के किसी भी दुकान से वो राशन जिस तरह से उनको मिल रहा है उसी कंडीशन में राशन वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करें। क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्कीम कब, ये योजना कब चालू की गई थी। ये योजना जून 2019 में चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये घोषित की गई योजना जो है की गई थी। लेकिन 1 जुलाई 2020 से देश भर में खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है। कि मतलब 1 जुलाई के बाद से 1 जुलाई 2020 से इसकी ये अनुमति देती है अपने प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये जो चालू की गई थी जून 2019 में घोषित की गई योजना है। तो ये याद रखें। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो सारे पॉइंट्स को, सारी डिटेल्स को आप ध्यान से समझें, ध्यान से देखें। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला पॉइंट से महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र पहली राज्य सरकार है जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा की घोषणा की है। इसमें आप 1 मई 2020 को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है आप यहाँ पर चेक करें। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। ठीक है, राजेश टोपे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजना के तहत कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। मतलब अब पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंत्री राजेश टोपे। ठीक है दोस्तों, और ये किसको कवर करने के लिए, कोविड-19 पैंडमिक को कवर करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी इंश्योरेंस के तहत पुणे और मुंबई के निजी अस्पतालों ने सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जिप्सा, देख सकते हैं आप जिप्सा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी के चलते, इसी के कारण जिप्सा के साथ जो है इन्होंने जो है समझौता किया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना प्रति व्यक्ति को जो है कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम फ्री इंश्योरेंस के तहत अगर देखें तो प्रमुख बिंदु हमारे क्या हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उल्लेख किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MJPJY, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपकी योजना है MJPJY, इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसके तहत 85% आबादी को कवर करेगी और इसे शेष 15% तक बढ़ाया जाएगा। यानी 85% तक कवर करेगी तकरीबन, और बाद में इसे 15% तक और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत सरकार अर्ध सरकारी कर्मचारियों और श्वेत राशन कार्ड धारकों को शामिल किया गया है ताकि निजी अस्पतालों को रोगियों को ओवरचार्ज करने से रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैंने जैसे बताया आपको कि MJPJY, हमें इस चीज़ को देखकर आप माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये MG किस स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है, या ये क्या है। इसकी डिटेल समझने के लिए या आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि किस चीज़ का नाम है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल के बारे में समझते हैं। इसकी डिटेल्स 4 वर्ष की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2017 को राजीव गांधी जीवन दायी आरोग्य योजना RGJAY के नाम से लागू किया गया। 13 अप्रैल 2017 को योजना का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MJPJY कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका नाम दूसरा था, पहले इसका नाम था दूसरा RGJAY, यानी राजीव गांधी जीवन दायी आरोग्य योजना, पहले इसका नाम था। बाद में 13 अप्रैल 2017 को इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले इसका नाम ये था RGJAY, बाद में इसका चेंज करके कर दिया गया है MJPJY। ठीक है, और इसके MJPJY के CEO कौन है, डॉक्टर सुधाकर शिंदे। और दोस्तों अगर डिप्यूटी CEO की बात करें तो जो है MJPJY, इसके जो डिप्यूटी CEO हैं वो हैं ज्योत्सना पोदियार। ठीक है दोस्तों, ये ज्योत्सना पोदियार इसकी डिप्यूटी CEO हैं, और CEO हैं सुधाकर शिंदे। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का जो अगला मेन पॉइंट है वो 7 राज्यों से ई नाम प्लेटफॉर्म में 200 नई मंडियों को जोड़ा गया, नरेंद्र सिंह तोमर। इसमें देखिए डिटेल्स में 1 मई 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नहीं 7 राज्यों से ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के लिए 200 नई मंडियों को जोड़ा और कहा कि मई 2020 तक लगभग 1000 मंडियां होंगी। कृषि भवन में कृषि उत्पाद के विपणन के लिए ई नाम मंच से जोड़ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। मतलब ये जो प्रोसेस किया गया ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ, ठीक है। तो इसमें लगभग 1000 मंडियाँ 2020 तक जोड़ी जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका है 200 न्यू मंडी इंटीग्रेटेड विद ई नाम, यानी 200 मंडियों को ई नाम के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। अब ई नाम क्या है आगे चल के देखते हैं। दोस्तों ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत 200 बाज़ार हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में 11 मंडियां हैं, गुजरात में 25 मंडियां हैं, उड़ीसा में 16 मंडियां हैं, राजस्थान में 94 मंडियां हैं, तमिलनाडु में 27 मंडियां हैं, उत्तर प्रदेश में 25 मंडियां हैं और कर्नाटक में 2 मंडियां हैं। तो दोस्तों याद रखना है सारी मंडियों की किस राज्य में कौन सी कितनी मंडियां हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी मंडी के बारे में पूछ सकता है कि ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत जो हुआ है, तो 200 बाज़ार का जो एकीकृत हुआ है उसमें किस राज्य में कितनी मंडियां हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि आंध्र प्रदेश आपका 11, गुजरात 25, उड़ीसा 16, राजस्थान 94, तमिलनाडु 27, उत्तर प्रदेश 25, कर्नाटक 22, ठीक है। तो ये मंडियां हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वर्तमान में 16 राज्यों में 585 ई नाम मंडियां हैं और नए केंद्रों को जोड़ने पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह कुल 785 में आएगा, ठीक है दोस्तों। यह देश भर में 415 नए बाज़ारों को एकीकृत करने के मार्ग में प्राप्त एक मील का पत्थर है। ये जो प्रोसेस चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये एक प्रकार का मील का पत्थर साबित हो रहा है और कर्नाटक को इनाम राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक स्टेट जो है, इसको इनाम की सूची में जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके लाभ क्या हैं? अगर हम लाभ की बात करें तो सिंगल साइन ऑन फ्रेमवर्क का उपयोग करके दोनों प्लेटफॉर्मों में निर्दोष व्यापार को निष्पादित करने के लिए दोनों प्लेटफॉर्मों और ई नाम पर व्यापारियों की सुविधा प्रदान करें, ठीक है। ई नाम पर व्यापारी जो होते हैं उनको सुविधा प्रदान करें। कर्नाटक के किसानों को बड़ी संख्या में ई नाम के साथ पंजीकृत व्यापारियों को अपनी उपज बेचने में मदद करें और यहाँ तक कि अन्य राज्यों में ई नाम मीडिया के किसान भी कर्नाटक के व्यापारियों को अपनी उपज बेच सकेंगे। कर्नाटक के राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज रेम्स। अगला आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की जो मार्केट है राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज रेम्स मंच के साथ नामांकित है। ई नाम प्लेटफॉर्म और कर्नाटक पर ऑन बोर्ड किए गए राज्यों के बीच अंतर्राज्य व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फुल फॉर्म देख लेते हैं कि जो है इनके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही एग्ज़ाम पूछता है कि ई नाम का फुल फॉर्म क्या होगा, या यूएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा, या रेम्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ई नाम का फुल फॉर्म है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ये दोस्तों, ठीक है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगला है यूएमपी, यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है एकीकृत बाजार मंच। रेम्स, राष्ट्रीय मार्केट सर्विसेज, ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मार्केट सर्विसेज, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इनका फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य इस प्रोसेस या इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मंडी में लाए बिना उनकी उपज को बेचने में मदद करना।
क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के चलते किसानों को मंडी तक पहुंचने में बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को किया गया है ताकि किसानों को मंडी तक पहुंचने में मंडी तक पहुंचने में दिक्कत न हो, मंडी को एक्सेस करने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो किसानों को मंडी में लाए बिना उनकी उपज को बेचने में मदद करेगा। ठीक है, और इसी में एक और थोड़े दिन पहले एक ऐप लॉन्च हुआ था, किसान रथ। किसान रथ मोबाइल ऐप किसानों को उपयुक्त परिवहन वाहन ट्रैक्टर खोजने में मदद करने के लिए उनकी उपज को पास की मंडी और गोदाम आदि तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जो किसान रथ मोबाइल ऐप है ये इसकी हेल्प के लिए आया था कि किसानों को उपयुक्त परिवहन वाहन ट्रैक्टर खोजने में मदद करने के लिए उनकी उपज को पास की मंडी और गोदाम आदि तक ले जाने के लिए काम करेगा, वर्कआउट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों एवरी मंथ हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो सीक्वेंस में जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनको हमें रिवीजन करते चलना है साथ ही साथ, ताकि रिवीजन के साथ साथ हमें पता रहेगा, हमें याद रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे हमें इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो सीक्वेंस में अगर देखें तो फर्स्ट मई को क्या था, फर्स्ट मई को था इंटरनेशनल लेबर डे और मई डे। ठीक है दोस्तों, क्या था, फर्स्ट मई को इंटरनेशनल लेबर डे और मई डे। ठीक है, और फर्स्ट मई को महाराष्ट्र दिवस भी था, महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और फर्स्ट मई को गुजरात दिवस भी था, गुजरात की स्थापना दिवस मनाया जाता है, गुजरात स्थापना दिवस। और सेकेंड मई की बात करें तो सेकेंड मई को वर्ल्ड ट्यूना डे था। ठीक है दोस्तों, और तीन मई को प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे था। और दोस्तों 4 मई को कोल माइनर्स डे। ठीक है दोस्तों, आज 4 मई आज जो है कोल माइनर्स डे है। इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, आगे आपको जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला पॉइंट है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और पद्मश्री अवार्डी थलप्पिल प्रदीप ने 25वें निक्केई एशियाई पुरस्कार के लिए SNT 2020 में इनका नाम दिया गया है, इनको नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं आपके टी प्रदीप। तो दोस्तों अवार्डी थलप्पिल प्रदीप ने 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए SNT में 2020 को नामित किया गया है, यानी इनका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों प्रोफेसर टी प्रदीप संस्थान के प्रोफेसर हैं, आईआईटी जो संस्थान है आईआईटी मद्रास, इसके प्रोफेसर हैं। और दीपक पारिक संस्थान के अध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं, और उन्हें जनवरी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर टी प्रदीप संस्थान को दोस्तों दीपक पारिक को जो है जनवरी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे 2020 में पद्मश्री या आईआईटी मद्रास जो यूनिवर्सिटी है 2020 में किसी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको बताना है दीपक पारिक को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये निक्केई एशिया प्राइज़ में क्या होता है, इसमें जो है पुरस्कार में 3 मिलियन येन का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे देखें, पुरस्कार में 3 मिलियन येन का नगद घटक और एक पुरस्कार प्रमाण पत्र शामिल है, और इसे टोक्यो जापान में 2020 के बाद सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे कि निक्केई एशिया जो प्राइज़ होता है वो कितना होता है, उसमें घटक नगद राशि कितनी होती है, इसमें 3 मिलियन येन नगद राशि होती है। ठीक है, तो याद रखें। और दोस्तों एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की जो निक्केई एशिया पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के 2020 के विजेता इस प्रकार है, जैसे हमने लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की है, आप देखें यहाँ पे कैटेगरी चेक करें यहाँ पे
कैटेगरी विनर। 25वां निकेई एशिया प्राइज विनर 2020। तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन मिस्टर एंथोनी टैन। और CEO ग्रैब मलेशिया MS टैन हुई लुंग, को फाउंडर ग्रैब मलेशिया। तो इन लोगों को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन। तो विनर कौन कौन है? विनर है मिस्टर एंटोनी टैन CEO ग्रैब मलेशिया, मिस्टर टैन हुई लिंग, को फाउंडर ग्रैब मलेशिया, ठीक है। आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ये पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये चल गया, ठीक है। जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप को इस बार नामित किया गया है, ठीक है, निक्की अवार्ड के लिए, ठीक है। और आपके जो अगला है कल्चर एंड इकोनॉमी की बात अगर करें तो मिस्टर राम प्रसाद काडिल जो हैं फाउंडर म्यूजिक म्यूजियम ऑफ नेपाल। ये कौन है? मिस्टर राम प्रसाद काडिल कौन है? फाउंडर म्यूजिक म्यूजियम ऑफ नेपाल, याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनको निक्की अवार्ड मिलेगा, ठीक है। और मिस्टर राम प्रसाद काडिल को ये कल्चरल कम्युनिटी के से संबंधित इनको अवार्ड मिलेगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और हम बात करें इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की, तो इकोनॉमी और बिजनेस इनोवेशन की बात करें तो मिस्टर एंथोनी टैन CEO जो हैं ग्रैब मलेशिया, और मिस्टर टैन हुई लिंग, को फाउंडर ग्रैब मलेशिया। तो ये दोनों लोगों को इसका पुरस्कार मिलेगा इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन का, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करेंगे कि निक्केई एशिया अवार्ड है क्या, ठीक है। पहली बार 1996 में जापान द्वारा प्रस्तुत। निक्केई एशिया अवार्ड किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1996। पहली बार 1996 में जापान द्वारा प्रस्तुत ये वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सतत विकास और एशिया में बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो सतत विकास और एशिया के भविष्य के लिए बेहतर काम करते हैं, अच्छा योगदान देते हैं, ठीक है। भारत के विगत पुरस्कार विजेताओं में डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री NR नारायण मूर्ति, प्रोफेसर CNR राव, सुश्री किरण मुजमदार सौ, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, श्री नंदन नीलेकणी और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक शामिल हैं। तो इन नाम से याद रखिएगा कि भारत के विगत पुरस्कार विजेताओं में, यानी बीते हुए समय में किसको जो है दिया गया है पुरस्कार, कौन कौन किसने पुरस्कार रिसीव किया है, प्राप्त किया है। तो उनमें थे मनमोहन सिंह, श्री NR नारायण मूर्ति, प्रोफेसर CNR राव, सुश्री किरण मजूमदार सौ, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, श्री नंदन नीलेकणी और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जी दोस्तों, JNCASR की प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट देखने के बाद माइंड में क्लिक करता है कि ये क्या है, JNCASR ये क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है दोस्तों। JNCASR जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, तो ये है। अब 1 मई 2020 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च थ्योरेटिकल साइंस यूनिट TSU से कंप्यूटेशनल नैनो विज्ञान समूह की प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा के पास है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते। तो दोस्तों ये हैं शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन
एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने चुना है ऑनर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये प्रोफेसर हैं शोभना नरसिम्हन, ये प्रोफेसर हैं और इलेक्टेड इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर। ठीक है, इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमुख बिंदु क्या है इसके। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन ने नैनो मटेरियल्स के तर्क संगत डिजाइन पर काम किया है, जिसमें यह जांच की गई कि आयाम की न्यूनता और आकार में कमी भौतिक गुणों को कैसे प्रभावित करती है। और वह सक्रिय रूप से भारत और विदेश में STEM में महिलाओं को बढ़ावा देती है और 2013 से अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ट्रस्ट इटली और ICTP EAIFR किगाली रवांडा में फिजिक्स में महिलाओं के लिए कैरियर डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। ठीक है, वह महिला वैज्ञानिकों के कारण को बढ़ावा देने के लिए को सलाह देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान में महिलाओं पर राष्ट्रीय कार्यबल और महिलाओं पर अस्थायी समिति के सदस्य थे, जिसके लिए ये आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शोभना नरसिम्हन की उपलब्धियों की, तो उपलब्धियां जो है वह 2011 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भारत का एक साथी बन गया, यानी वह 2011 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में थी। ठीक है, और उन्होंने 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार और 2010 में कर्नाटक सरकार का कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार जीता। तो दोस्तों, उन्होंने 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शोभना नरसिम्हन ने 2010 में कौन सा सम्मान अचीव किया था, कौन सा पुरस्कार रिसीव किया था, तो वो होगा स्त्री शक्ति सम्मान। और 2010 में कर्नाटक सरकार द्वारा जो है दिया गया था इनको कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान किसे दिया गया और 2010 में जो है कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा पॉइंट्स। उन्होंने 1996 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे में से भौतिकी में परास्नातक पूरा किया और प्रोफेसर डॉक्टर बैडर बिल की देखरेख में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पॉइंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय ये है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया, जहाँ चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। चेयर ऑफ द बोर्ड, इसके चेयर ऑफ द बोर्ड कौन है, नैन्सी C एंड्रयूज, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल मेडिसिन से हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, डेविड W ऑक्सटॉबी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डायनी P वुड, US कोर्ट ऑफ अपील्स, लोकेशन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडेड इन 1780। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस का कब फाउंड किया गया था, कि फाउंडेड इन किस ईयर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसको फाउंड किस ईयर किया गया था, 1780 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि JNCASR की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है 1780, 1780, 1780। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स का अगला तो दोस्तों करंट अफेयर्स का जो अगला पॉइंट है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार ज्ञात जलीय डायनासोर ऑरस स्पिनोसॉरस एजिपियाकस की खोज की। ठीक है, और इसमें जो है अमेरिकन संयुक्त राज्य अमेरिका की विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को सहारा के केम क्षेत्र में स्पिनोसॉरस एजिपियाकस नामक एक मांसाहारी तैराकी डायनासोर की खोज की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तैराकी डायनासोर। ठीक है, उसका नाम क्या है, स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, और अफ्रीका के मोरक्को सहारा में। ठीक है दोस्तों, यह आप इमेज में आप देख सकते हैं
ये इसकी प्रजातियां हैं, ठीक है। ये जो उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को सहारा में केम क्षेत्र में स्पिनोसॉरस पीजीपीएकस नामक एक मांसाहारी मांस खाने वाली तैराकी डायनासोर की खोज की है। ये एक्चुअली मांसाहारी जो डायनासोर हैं ये मांसाहारी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगर हम इसमें इनकी प्रमुख बिंदु की बात करें, मुख्य पॉइंट की बात करें स्पिनोसॉरस एजिपियाकस के बारे में, तो अन्य थेरोपॉड डायनासोरों के विपरीत 50 मीटर यानी 15 मीटर लंबे स्पिनोसॉरस ने अपनी पूंछ को तैरने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वे नदियों में शिकार के लिए सक्रिय रूप से शिकार कर सकें। पूंछ के अंत तक इसमें बोनी बनपस होते हैं जो आसन्न केशोरुकाओं को गायब होने में मदद करते हैं, यानी ये गायब भी हो सकते हैं और पूंछ के सिरे को इस तरह आगे पीछे करने में सहायता करते हैं जो पानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लगभग 95 मिलियन वर्ष पहले, वो देख सकते हैं इट्स अ लॉन्ग टाइम, 95 मिलियन वर्ष पहले, 95 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस अवधि में रहते थे। स्पिनोसॉरस एक वयस्क टायरानोसोरस रेक्स से भी लंबा था। वैज्ञानिकों ने पूंछ के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक लचीले मॉडल का इस्तेमाल किया और उन्होंने इसे एक रोबोटिक प्रणाली से जोड़ दिया जो तैराकी आंदोलनों की नकल करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें लाभ की अगर बात करें, नए निष्कर्ष वैज्ञानिकों को उपस्थित जीवन शैली और रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक मांस खाने वाले डायनासोरों की क्षमताओं की गहरी समझ में मदद करते हैं, ठीक है। और जनरल जो सामान्य चीज़ें हैं, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की सहायता से खोजी गई खोज जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई। जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई। अध्ययन के प्रमुख लेखक निजर इब्राहिम थे जो अमेरिका के डेट्रॉइट मर्सी पेलियोटोलॉजिस्ट और एनाटोमिस्ट विश्वविद्यालय स्थित थे। आप पॉइंट देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की सहायता से खोजी गई खोज जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई, जो कोई पत्रिका है अमेरिका में, ठीक है। तो इसकी जो सूचना, इसकी जो खबर जो है जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई, जिसको बाद में सामने लाया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर। दोस्तों BWF ने विश्व चैंपियनशिप 2020 से नवंबर 2021 तक स्थगित कर दी। तो दोस्तों BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विश्व चैंपियनशिप 2020 से नवंबर 2021 तक स्थगित कर दी, यानी कोरोना पैंडेमिक के चलते, कोरोना महामारी के चलते ये जो BWF था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन खेल होना था उसको जो है 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। 1 मई 2020 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को 20 नवंबर से 5/2021 तक स्थगित कर दिया है, जो पारंपरिक रूप से अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इसको स्थगित किया गया। टूर्नामेंट कैरोलिन मैरिन स्टेडियम हुवेला स्पेन में होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि मतलब ये जो BWF है, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। पोस्टपोन कब तक के लिए? 2021 तक के लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है इसकी जो है 2021 तक बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको सामने दिख रहे होंगे। इसमें अबाउट फेस्बा के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड कैबेलो मारिक। जनरल सेक्रेटरी कौन है? डोलोरोस मोरेनो कोप। स्पोर्ट्स डायरेक्टर कौन है? डेविड सेरानो विल्चेस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन। अबाउट FESBA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैड्रिड में।
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम पूछ सकता है कि फेस्पा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मैड्रिड, स्पेन। ठीक है दोस्तों। और अगर BWF की बात करें, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर। ये पॉल एरिक होयर, और 1934 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, इसका कहाँ है, मलेशिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका मलेशिया में, BWF का हेडक्वार्टर मलेशिया। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों पूर्व विश्व स्नूकर, देख सकते हैं, पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एप्सन खेल से सेवानिवृत्त हुए, यानी इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। तो ये कौन है, पीटर एप्सन, रिटायर्ड स्पोर्ट पीटर एप्सन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है स्नूकर जो गेम होता है, स्नूकर चैंपियनशिप, पीटर एप्सन ने उससे क्या हुआ, अपने आप को सेवानिवृत्ति करवा लिया। तो दोस्तों 31 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड किंगडम के पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर डेविड एप्टन 49 ने स्पाइनल सर्जरी से बचने के लिए खेल में 29 साल के करियर से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की। मतलब ये जो है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है स्पाइनल सर्जरी, तो इस स्पाइनल सर्जरी से बचने के लिए 29 साल के करियर से अपनी सेवानिवृत्ति ले ली है, ताकि इस बीमारी से बचे रहें। बढ़िया। आगे पॉइंट, अगले डिटेल बढ़ते हैं। अबाउट WPBSA, द वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा आपका, WPBSA, द वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। इट इज़ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। ये मतलब ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक बॉडी है, ठीक है। जो स्नूकर बिलियर्ड्स है, ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी सरकार के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसको कब स्थापित किया गया था, इसको रूप कब दिया गया था, 1968 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिस्टल, इंग्लैंड। चेयरमैन जैसन फर्गूसन, वन ऑफ प्लेइंग डायरेक्टर। ठीक है, तो इस पॉइंट से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने ई पुस्तक प्रो बीबी लाला भारत पुनः प्रकाशित प्रो बी लाल के जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए। तो दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्री मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने एक पुस्तक लॉन्च की है, ई पुस्तक लॉन्च की है, जो है प्रो बीबी लाला भारत पुनः प्रकाशित, रीडिस्कवर्ड इंडिया। प्रो बी लाल के जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए, यानी जन्म शताब्दी, यानी कि इनकी 100 साल हो गए जन्म के होने के बाद, 100 साल पूरे होने के बाद 2 मई 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह ने इस पुस्तक प्रो महान पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बस्सीलाल के जन्म शताब्दी वर्ष 100वें जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली में बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री आनंद कुमार भी उपस्थित रहे। कौन उपस्थित रहे अवसर पर? संस्कृति मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार, संस्कृत मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार भी उपस्थित रहे। दोस्तों ये हैं आपके ये हैं प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड। ये हैं प्रोफेसर बीबी लाल, जिन्होंने जिनके उपलक्ष्य में 100 साल पूरे होने, उनकी 100वें जन्मदिन पर ये पुस्तक लॉन्च की गई है। ई पुस्तक है ये, ठीक है, ई बुक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ई बुक, ठीक है। तो ई बुक लॉन्च की गई है इनके 100वें जन्मदिन पर, इनको याद करने के लिए, इनकी कृतियों और इनकी जो कार्यों को याद करने के लिए, अवेयरनेस के लिए जो है इनके नाम से ई बुक प्रकाशित की गई, जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगर प्रमुख बिंदु की बात करें, इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं, तो पुस्तक के बारे में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 दशक से अधिक पुरातत्व के क्षेत्र में उनके आधार योगदान के लिए, अपार योगदान के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रो बी लाल शताब्दी समारोह समिति के सहयोग से शताब्दी विशेष संस्करण पुस्तक तैयार की गई। ठीक है,
और इस अवसर पर श्री प्रहलाद सिंह ने यह भी कहा कि प्रोफेसर लाल भारतीय पुरातत्व का एक अनमोल रत्न है। भारती लाल जिनके 100वें जन्म दिवस पर ये ई बुक लॉन्च की गई, तो क्या है, हमारे देश के एक पुरातत्व के एक अनमोल रत्न है और जो औपनिवेशिक अतीत के तहत दफन किए गए और सभ्यतागत भारत को फिर से खोजते हैं। तो ये आपके डिटेल थी इसमें। बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रोफेसर बीबी लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि बीबी लाल को वर्ष 2000 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2000 में किसको, बीबी लाल को, यानी प्रोफेसर बीबी लाल को। आगे, लाल ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं पर 20 पुस्तकें और 150 से अधिक शोध लिखे हैं। चूँकि ये एक अच्छे लेखक थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या जो है 20 पुस्तकें और 150 से अधिक शोध लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 1861। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, हु ऑल्सो बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? उषा शर्मा। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और डायरेक्टर जनरल कौन है? उषा शर्मा। दोस्तों, आगे के जो ये करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स हैं वो बिलिंगुअल हैं, यानी इंग्लिश में है, बिलिंगुअल नहीं है। तो इनको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि जो 5 मई के जो करंट अफेयर हैं वो इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं, तो रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट नोटिस में, तो शॉर्ट पॉइंट में, तो वो आपके माइंड में रहेगा और एग्ज़ाम में वर्क करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। 5 more states/UTs integrated with one nation one ration card प्लेटफॉर्म टेकिंग द टोटल टू 17। यानी 5 और राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड की सूची में। ठीक है, जिसमें पहले 12 हुआ करते थे, लेकिन 5 और मिला दिए गए तो ये 17 हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू अनाउंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। ये इंश्योरेंस टू द पीपल मतलब महाराष्ट्र राज्य ने लोगों की सेवाओं, लोगों के लिए फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस मतलब मुफ्त बीमा पॉलिसी चालू की है, जिसमें आप पब्लिक को कोई पैसा नहीं देना है अगर वो अपनी पॉलिसी करवाता है, अपना बीमा करवाता है अपनी सुरक्षा के लिए। अगला है 200 न्यू मंडीज, दिस वन 200 न्यू मंडीज एडेड टू द ई नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट्स नरेंद्र सिंह तोमर। मतलब 7 राज्यों से लगभग जो है 7 राज्यों में लगभग 200 मंडियां जो है सेटअप की गई हैं ई नाम प्लेटफॉर्म के तहत। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका ई नाम प्लेटफॉर्म है, ई नाम प्लेटफॉर्म के तहत 200 मंडियां सेटअप की गई हैं 7 राज्यों में। ठीक, अगला पॉइंट, IIT मद्रास प्रोफेसर एंड पद्मश्री अवार्डी थलप्पी प्रदीप नेम फॉर 25th निकेई एशिया प्राइज 2020 इन S&T। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा ऑफ JNCASR elected as international member to American Academy of Arts and Science। Traders body TREAT to launch national e-commerce marketplace भारत मार्केट फॉर रिटेल ट्रेडर्स। मतलब रिटेल ट्रेडर्स को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है ई कॉमर्स के माध्यम से मार्केटप्लेस में, जिसे बोलते हैं भारत मार्केट। भारत मार्केट चालू होने से जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और 7 पॉइंट, US साइंटिस्ट डिस्कवर फर्स्ट नोन एक्वाटिक डायनासोर स्पिनोसॉरस आइजिप्टियकस। मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने जो है डिस्कवर किया है कि एक्वाटिक जो डायनासोर है स्पिनोसॉरस वो पाई जा रही है। ठीक है,
देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 8, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। 8 नंबर, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन पोस्टपोन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 टू नवंबर 21। यानी विश्व बैडमिंटन वर्ल्ड, दोस्तों पॉइंट नंबर 8, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो है ये 2021 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और पॉइंट नंबर 9, फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एडप्सन रिटायर फ्रॉम स्पोर्ट। पीटर एब्डन ने रिटायर कर दिया अपने आप को, यानी कि एब्डन सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब कौन सेवानिवृत्त हो गए हैं? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डन रिटायर फ्रॉम स्पोर्ट। स्पोर्ट्स से स्नूकर खेल जो होता है उस खेल से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, सेवानिवृत्त हो गए हैं। यूनियन कल्चर मिनिस्टर रिलीज्ड ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड। बुक का नाम क्या है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड टू मार्क द सेंटेनरी ईयर ऑफ प्रोफेसर बीबी लाल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों 4 मई कोयला खदान दिवस। 4 मई क्यों फेमस है और इसे क्यों मनाया जाता है? पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। कोयला खनिकों को सम्मानित करने के लिए, तो कोयला जो खनन करते हैं, कोयले के खानों में जो मजदूर खनन करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि कोयला खनन ज़मीन से कोयला निकालने के लिए किया जाता है। कोल माइनिंग भारत के सबसे खतरनाक व्यवसायों में से एक है। कोल माइनिंग दिस वन भारत में सभी व्यवसायों में से सबसे खतरनाक व्यवसाय में से एक है। कोल माइनर वे पुरुष होते हैं जो जानते हैं कि दिन खत्म होने पर वे काम के बाद वापस घर नहीं आ सकते हैं, नहीं लौट पाते हैं। फिर भी वो कोयला खदानों में चलते हैं और अपनी दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। सभी खनन मजदूरों को मालूम होता है कि सुबह जाने के बाद शाम को वापस होंगे या नहीं होंगे, उनको पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपने वर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कोल माइनर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ऐसे व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया जा सके और सम्मान दिया जा सके। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है 4 मई अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। आज 4 मई है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर के डे हर साल 4 मई को, जैसा कि बताया मैंने, मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 फायर फाइटर की मौत के कारण। तो दोस्तों ये जो ट्रेजेडी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, इसको मनाने का कारण क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 5 फायर फाइटर की मौत हो गई थी। 5 जो है फायर फाइटर की मौत हो गई थी, जिसके कारण दुनिया भर में ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव के बाद इसे 4 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी ईमेल के माध्यम से क्वेश्चन आ सकता है कि ईमेल के माध्यम से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको बताना है कि ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, 4 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। यानी जो है दोस्तों आपका ये इंटरनेशनल फायर फाइटर डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ था? 4 जनवरी 1999 से इंटरनेशनल फाइटर डे स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है? जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि जो फायर फाइटर होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए, और ये दिन उन बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो फ्रीडम फाइटर
इंटरनेशनल फायर फाइटर डे उन खनन कर उन व्यक्तियों के सम्मान में मनाया जाता है जो अपना बलिदान देते हैं, और उनको सम्मानित करने के लिए इसे हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा भी एक प्रकार से स्टार्टअप ही है, तो थोड़ी सी समस्याएं मेरे सामने भी आ रही हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप हमारी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें और उसको आप खुद से एक बार स्टडी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए ह्यूमन परफेक्ट। बच्चों देखिए दोस्तों, किसी को कोई दुनिया में सिखा नहीं सकता, खुद व्यक्ति ही खुद को सिखा सकता है। दुनिया में कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। तो आपको खुद से सिखाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF डाउनलोड कर लें। PDF इसीलिए वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, इसीलिए लिंक दे दिया जाता है कि वीडियो को स्टडी कराते समय या रिकॉर्डिंग के समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस PDF को डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नए व्यूवर हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहले से चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि इसमें सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और एक एक्यूरेट और फेयर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल की करंट अफेयर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 5 मई 2020 और इससे करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, और इन क्वेश्चन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखें, और अगर PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज का जो आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे दिया गया है, ये आपका करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी आपको दी गई हैं और डिटेल आपको बताई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है दोस्तों। ये आपकी योजना है जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसमें 5 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने एक नेशन एक राशन कार्ड प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया। कुल 17 तक ले गए। पहले एक्चुअली इसमें आपके जो है 12 स्टेट थे, ठीक है, 12 स्टेट थे, लेकिन अभी 5 स्टेट्स को और बढ़ा दिया गया है। 5 स्टेट बढ़ाए गए हैं, उनमें यूनियन टेरिटरी भी आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी, जिसमें पहले से मौजूद 12 राज्यों के साथ कुल राज्यों की संख्या अब 17 हो गई है यूटी के साथ। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज के साथ, ठीक है। पहले 12 थे यूटी को छोड़ करके, लेकिन अभी क्या हो गया, यूटी 5 स्टेट को और मिला दिया गया है, यूटी वगैरह को मिला के, तो टोटल आपके जो है स्टेट्स हो गए 17, ठीक है। तो 17 स्टेट को अभी काउंट किया जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। यहाँ पे 5 और राज्य, जिसमें टोटल हो गए 17, ठीक है, 17 राज्य हो गए हैं। तो स्कीम क्या है आपकी, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस स्कीम के तहत जो पहले राज्य थे वो थे आपके आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी एडेड जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, जी स्टेट्स हैं आपके, तो मैंने काउंट कराए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली, दमन दीव।
और ये जो 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट जो बाद में ये ऐड किए गए हैं यूटी के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ, ये 5 स्टेट बाद में ऐड किए गए हैं। तो पहले 12 थे, लेकिन बाद में जो है 5 और ऐड कर दिए गए, तो अब टोटल स्टेट कितने हो गए? 17। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस स्कीम में वन नेशन वन राशन कार्ड में हम लाभ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके साथ इसमें जो लाभ हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। यहाँ पे कितना बताया मैंने? 60 करोड़। ठीक है, 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी और वे किसी भी उचित मूल्य की दुकान FPS से अपने खाद्यान्न को कोटा बढ़ा सकते हैं। इन 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी अपने सामान मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनका जो अपने इसका कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, राशन कार्ड का प्रयोग। ठीक है, तो उससे इनको पूरा लाभ मिलेगा, प्रति व्यक्ति लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में ये है क्या, इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता तो आपको बता दी गई है। ये है क्या, तो देखिए फैक्ट्स में जून 2019 में घोषित की गई योजना 1 जुलाई 2020 से देश भर में खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि गरीब प्रवासी श्रमिक या वे लाभार्थी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न ले रहे हैं सब्सिडी वाले चावल खरीद सकेंगे। देश में किसी भी राशन की दुकान से गेहूं, इसके अलावा यह राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी है। मतलब किस इंडिया के वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब हिंदुस्तान में किसी कोने में जा कर के किसी भी दुकान से वो राशन जिस तरह से उनको मिल रहा है उसी कंडीशन में राशन वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो आप खुद यहाँ पे चेक करें। क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्कीम कब, ये योजना कब चालू की गई थी? ये योजना जून 2019 में चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये घोषित की गई योजना जो है की गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2020 से देश भर में खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है। कि मतलब 1 जुलाई के बाद से 1 जुलाई 2020 से इसकी ये अनुमति देती है अपने प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये जो चालू की गई थी जून 2019 में घोषित की गई योजना है, तो ये याद रखें। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो सारे पॉइंट्स को, सारी डिटेल्स को आप ध्यान से समझें, ध्यान से देखें। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला पॉइंट से महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र पहली राज्य सरकार है जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा की घोषणा की है। इसमें आप 1 मई 2020 को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है आप यहाँ पर चेक करें। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। ठीक है, राजेश टोपे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजना के तहत कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। मतलब अब पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंत्री राजेश टोपे। ठीक है दोस्तों, और ये किसको कवर करने के लिए? कोविड-19 पैंडेमिक को कवर करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी इंश्योरेंस के तहत पुणे और मुंबई के निजी अस्पतालों ने सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जिप्सा, देख सकते हैं आप, जिप्सा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी के चलते, इसी के कारण जिप्सा के साथ जो है इन्होंने जो है समझौता किया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना प्रति व्यक्ति को जो है कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम फ्री इंश्योरेंस के तहत अगर देखें तो प्रमुख बिंदु हमारे क्या हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उल्लेख किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MJPJY, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपकी योजना है MJPJY, इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसके तहत 85% आबादी को कवर करेगी और इसे शेष 15% तक बढ़ाया जाएगा, यानी 85% तक कवर करेगी तकरीबन, और बाद में इसे 15% तक और बढ़ाया जाएगा। ठीक है,
और इस योजना के तहत सरकार अर्ध सरकारी कर्मचारियों और श्वेत राशन कार्ड धारकों को शामिल किया गया है ताकि निजी अस्पतालों को रोगियों को ओवरचार्ज करने से रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैंने जैसे बताया आपको कि MGPJAY, हमें इस चीज़ को देखकर आप माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये MG किस स्कीम इसका फुल फॉर्म क्या है या ये क्या है। इसकी डिटेल समझने के लिए आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि किस चीज़ का नाम है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल के बारे में समझते हैं। इसकी डिटेल्स 4 वर्ष की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2017 को राजीव गांधी जीवन दायी आरोग्य योजना RGJAY के नाम से लागू किया गया। 13 अप्रैल 2017 को योजना का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MGPJAY कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका नाम दूसरा था, दूसरा RGJAY यानी राजीव गांधी जीवन दायी आरोग्य योजना, पहले इसका नाम था। बाद में 13 अप्रैल 2017 को इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले इसका नाम ये था RGJAY, बाद में इसका चेंज करके कर दिया गया है MJPJAY। ठीक है, और इसके MJPJAY के CEO कौन है? डॉक्टर सुधाकर शिंदे। और दोस्तों अगर डिप्यूटी CEO की बात करें तो जो है MGPJAY, इसके जो डिप्यूटी CEO हैं वो हैं ज्योत्सना पोदियार। ठीक है दोस्तों, ये ज्योत्सना पोदियार इसकी डिप्यूटी CEO हैं और CEO हैं सुधाकर शिंदे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का जो अगला मेन पॉइंट है वो 7 राज्यों से ई नाम प्लेटफॉर्म में 200 नई मंडियों को जोड़ा गया। नरेंद्र सिंह तोमर। इसमें देखिए डिटेल्स में 1 मई 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ने 7 राज्यों से ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के लिए 200 नई मंडियों को जोड़ा और कहा कि मई 2020 तक लगभग 1000 मंडियां होंगी। कृषि भवन में कृषि उत्पाद के विपणन के लिए ई नाम मंच से जोड़ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। मतलब ये जो प्रोसेस किया गया ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो इसमें लगभग 1000 मंडियां 2020 तक जोड़ी जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह आपका है 200 न्यू मंडी इंटीग्रेटेड विद ई नाम, यानी 200 मंडियों को ई नाम के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। अब ई नाम क्या है आगे चल के देखते हैं। दोस्तों ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत 200 बाजार हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में 11 मंडियां हैं, गुजरात में 25 मंडियां हैं, उड़ीसा में 16 मंडियां हैं, राजस्थान में 94 मंडियां हैं, तमिलनाडु में 27 मंडियां हैं, उत्तर प्रदेश में 25 मंडियां हैं और कर्नाटक में 2 मंडियां हैं। तो दोस्तों याद रखना है सारी मंडियों की किस राज्य में कौन सी कितनी मंडियां हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी मंडी के बारे में पूछ सकता है कि ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत जो हुआ है, तो 200 बाजार का जो एकीकृत हुआ है उसमें किस राज्य में कितनी मंडियाँ हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि आंध्र प्रदेश आपका 11, गुजरात 25, उड़ीसा 16, राजस्थान 94, तमिलनाडु 27, उत्तर प्रदेश 25, कर्नाटक 22। ठीक है, तो ये मंडियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वर्तमान में 16 राज्यों में 585 ई नाम मंडियां हैं और नए केंद्रों को जोड़ने पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह कुल 785 में आएगा। ठीक है दोस्तों, यह देश भर में 415 नए बाजारों को एकीकृत करने के मार्ग में प्राप्त एक मील का पत्थर है। ये जो प्रोसेस चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये एक प्रकार का मील का पत्थर साबित हो रहा है और कर्नाटक को ई नाम राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। कर्नाटक स्टेट जो है इसको ई नाम की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके लाभ क्या हैं? अगर हम लाभ की बात करें तो सिंगल साइन ऑन फ्रेमवर्क का उपयोग करके दोनों प्लेटफॉर्मों में निर्दोष व्यापार को
निष्पादित करने के लिए दोनों प्लेटफार्मों और ई नाम पर व्यापारियों की सुविधा प्रदान करे। ठीक है, ई नाम पर व्यापारी जो होते हैं उनको सुविधा प्रदान करे। कर्नाटक के किसानों को बड़ी संख्या में ई नाम के साथ पंजीकृत व्यापारियों को अपनी उपज बेचने में मदद करे। और यहाँ तक कि अन्य राज्यों में ई नाम मीडिया के किसान भी कर्नाटक के व्यापारियों को अपनी उपज बेच सकेंगे। कर्नाटक के राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज रेम्स। अगला आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की जो मार्केट है राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज रेम्स मंच के साथ नामांकित है। ई नाम प्लेटफॉर्म और कर्नाटक पर ऑन बोर्ड किए गए राज्यों के बीच अंतर्राज्य व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फुल फॉर्म देख लेते हैं कि जो है इनके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम पूछता है कि ई नाम का फुल फॉर्म क्या होगा, या यूएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा, या रेम्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ई नाम का फुल फॉर्म है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये दोस्तों, ठीक है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगला है यूएमपी, यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है एकीकृत बाजार मंच। रेम्स, राष्ट्रीय मार्केट सर्विसेज, ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मार्केट सर्विसेज। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इनका फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य इस प्रोसेस या इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को मंडी में लाए बिना उनकी उपज को बेचने में मदद करना। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के चलते किसानों को मंडी तक पहुंचने में बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को किया गया है ताकि किसानों को मंडी तक पहुंचने में दिक्कत न हो, मंडी को एक्सेस करने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो किसानों को मंडी में लाए बिना उनकी उपज को बेचने में मदद करेगा। ठीक है, और इसी में एक और थोड़े दिन पहले एक ऐप लॉन्च हुआ था, किसान रथ मोबाइल ऐप किसानों को उपयुक्त परिवहन वाहन ट्रैक्टर खोजने में मदद करने के लिए उनकी उपज को पास की मंडी और गोदाम आदि तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जो किसान रथ मोबाइल ऐप है ये इसकी हेल्प के लिए आया था कि किसानों को उपयुक्त परिवहन वाहन ट्रैक्टर खोजने में मदद करने के लिए उनकी उपज को पास की मंडी और गोदाम आदि तक ले जाने के लिए काम करेगा, वर्कआउट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों एवरी मंथ हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो सीक्वेंस में जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनको हमें रिवीजन करते चलना है साथ ही साथ, ताकि रिवीजन के साथ साथ हमें पता रहेगा, हमें याद रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे हमें इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो सीक्वेंस में अगर देखें तो फर्स्ट मई को क्या था, फर्स्ट मई को था इंटरनेशनल लेबर डे और मई डे। ठीक है दोस्तों, क्या था, फर्स्ट मई को इंटरनेशनल लेबर डे और मई डे। ठीक है, और फर्स्ट मई को महाराष्ट्र दिवस भी था, महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और फर्स्ट मई को गुजरात दिवस भी था, गुजरात की स्थापना दिवस मनाया जाता है, गुजरात स्थापना दिवस। और सेकंड मई की बात करें तो सेकंड मई को वर्ल्ड ट्यूना डे था। ठीक है दोस्तों, और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे था। और दोस्तों 4 मई को कोल माइनर्स डे। ठीक है दोस्तों, आज 4 मई आज जो है कोल माइनर्स डे है। इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, आगे आपको जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला पॉइंट है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और पद्मश्री अवार्डी थलप्पिल प्रदीप ने 25वें निक्केई एशियाई पुरस्कार के लिए SNT 2020 में इनका नाम दिया गया है, इनको नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं आपके टी प्रदीप। तो दोस्तों अवार्डी थलप्पिल प्रदीप ने 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए SNT में 2020 को नामित किया गया है, यानी इनका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों प्रोफेसर टी प्रदीप संस्थान के प्रोफेसर हैं, आईआईटी जो संस्थान है आईआईटी मद्रास, इसके प्रोफेसर हैं। और दीपक पारिक संस्थान के अध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं, और उन्हें जनवरी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर टी प्रदीप संस्थान को दोस्तों दीपक पारेख को जो है जनवरी 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम की पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे 2020 में पद्मश्री या आईआईटी मद्रास जो यूनिवर्सिटी है 2020 में किसी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको बताना है दीपक पारेख को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये निक्केई एशिया प्राइज़ में क्या होता है, इसमें जो है पुरस्कार में 3 मिलियन येन का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे देखें, पुरस्कार में 3 मिलियन येन का नगद घटक और एक पुरस्कार प्रमाण पत्र शामिल है और इसे टोक्यो जापान में 2020 के बाद सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे कि निक्केई एशिया जो प्राइज़ होता है वो कितना होता है, उसमें घटक नगद राशि कितनी होती है, इसमें 3 मिलियन येन नगद राशि होती है। ठीक है, तो याद रखें। और दोस्तों एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की जो निक्केई एशिया पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के 2020 के विजेता इस प्रकार है, जैसे हमने लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की है, आप देखें यहाँ पे कैटेगरी चेक करें, यहाँ पे कैटेगरी विनर 25वां निक्केई एशिया प्राइज विनर 2020। तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन मिस्टर एंथोनी टैन और CEO ग्रैब मलेशिया, MS टैन हुई लुंग को फाउंडर ग्रैब मलेशिया। तो इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन। तो विनर कौन कौन है, विनर है मिस्टर एंटोनी टैन CEO ग्रैब मलेशिया, मिस्टर टैन हुई लिंग को फाउंडर ग्रैब मलेशिया। ठीक है, आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ये पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये चल गया। ठीक है, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप को इस बार नामित किया गया है। ठीक है, निक्केई अवार्ड के लिए। ठीक है, और आप फिर अगला है कल्चर एंड इकोनॉमी की बात अगर करें तो मिस्टर राम प्रसाद काडिल जो हैं फाउंडर म्यूजिक म्यूजियम ऑफ नेपाल। ये कौन है, मिस्टर राम प्रसाद काडिल कौन है, फाउंडर म्यूजिक म्यूजियम ऑफ नेपाल। तो याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर थलप्पिल प्रदीप को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनको निक्केई अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और मिस्टर राम प्रसाद काडिल को ये कल्चरल कम्युनिटी के से संबंधित इनको अवार्ड मिलेगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। और हम बात करें इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की, तो इकोनॉमी और बिजनेस इनोवेशन की बात करें तो मिस्टर एंथोनी टैन CEO जो हैं ग्रैब मलेशिया और मिस्टर टैन हुई लिंग को फाउंडर ग्रैब मलेशिया। तो ये दोनों लोगों को इसका पुरस्कार मिलेगा इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे कि निक्केई एशिया अवार्ड है क्या। ठीक है, पहली बार 1996 में जापान द्वारा प्रस्तुत निक्केई एशिया अवार्ड किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1996। पहली बार 1996 में जापान द्वारा प्रस्तुत ये वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सतत विकास और एशिया में बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो सतत विकास और एशिया के भविष्य के लिए बेहतर काम करते हैं, अच्छा योगदान देते हैं। ठीक है, भारत के विगत पुरस्कार विजेताओं में डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री NR नारायण मूर्ति, प्रोफेसर CNR राव, सुश्री किरण मुजमदार सौ, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, श्री नंदन नीलेकणी और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक शामिल हैं। तो इन नाम को याद रखिएगा
कि भारत के विगत पुरस्कार विजेताओं में, यानी बीते हुए समय में किसको जो है दिया गया है पुरस्कार, कौन कौन किसने किसने पुरस्कार रिसीव किया है, प्राप्त किया है। तो उनमें थे मनमोहन सिंह, श्री एन आर नारायण मूर्ति, प्रोफेसर CNR राव, सुश्री किरण मजूमदार सौ, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, श्री नंदन नीलेकणी और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जी दोस्तों, JNCASR की प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट देखने के बाद माइंड में क्लिक करता है कि ये क्या है, JNCASR ये क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है दोस्तों, JNCASR जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, तो ये है। अब 1 मई 2020 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च थ्योरेटिकल साइंस यूनिट TSU से कंप्यूटेशनल नैनो विज्ञान समूह की प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा के पास है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हैं शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने चुना है ऑनर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये प्रोफेसर हैं शोभना नरसिम्हन, ये प्रोफेसर हैं और इलेक्टेड इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर। ठीक है, इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमुख बिंदु क्या है इसके। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन ने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर काम किया है, जिसमें यह जांच की गई कि आयाम की न्यूनता और आकार में कमी भौतिक गुणों को कैसे प्रभावित करती है, और वह सक्रिय रूप से भारत और विदेश में STEM में महिलाओं को बढ़ावा देती है और 2013 से अब्दुल कलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ट्रस्ट इटली और ICTP EAIFR किगाली रवांडा में फिजिक्स में महिलाओं के लिए कैरियर डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। ठीक है, वह महिला वैज्ञानिकों के कारण को बढ़ावा देने के लिए सलाह देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान में महिलाओं पर राष्ट्रीय कार्यबल और महिलाओं पर अस्थायी समिति के सदस्य थे, जिसके लिए ये आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें शोभना नरसिम्हन की उपलब्धियों की, तो उपलब्धियां जो है वह 2011 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भारत का एक साथी बन गया, यानी वह 2011 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में थी। ठीक है, और उन्होंने 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार और 2010 में कर्नाटक सरकार का कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार जीता। तो दोस्तों उन्होंने 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शोभना नरसिम्हन ने 2010 में कौन सा सम्मान अचीव किया था, कौन सा पुरस्कार रिसीव किया था, तो वो होगा स्त्री शक्ति सम्मान। और 2010 में कर्नाटक सरकार द्वारा जो है दिया गया था इनको कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान किसे दिया गया और 2010 में जो है कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा पॉइंट्स। उन्होंने 1996 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे में से भौतिकी में परास्नातक पूरा किया और प्रोफेसर डॉक्टर बैडर बिल की देखरेख में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पॉइंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया, जहाँ चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं।
चेयर ऑफ द बोर्ड, इसके चेयर ऑफ द बोर्ड कौन है? नैन्सी सी एंड्रयूज, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल मेडिसिन से हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड डब्ल्यू ऑक्सटॉबी, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डायनी पी वुड, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, लोकेशन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडेड इन 1780। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस का कब फाउंड किया गया था, कि फाउंडेड इन किस ईयर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसको फाउंड किस ईयर किया गया था? 1780 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि JNCASR की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है 1780, 1780, 1780। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला जो अगला पॉइंट है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार ज्ञात जलीय डायनासोर ऑरस स्पिनोसॉरस एजिपियाकस की खोज की। ठीक है, और इसमें जो है अमेरिकन संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को सहारा के केम क्षेत्र में स्पिनोसॉरस एजिपियाकस नामक एक मांसाहारी तैराकी डायनासोर की खोज की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तैराकी डायनासोर। ठीक है, उसका नाम क्या है? स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, और अफ्रीका के मोरक्को सहारा में। ठीक है दोस्तों, ये आप इमेज में आप देख सकते हैं, ये इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है, ये जो उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को सहारा में केम क्षेत्र में स्पिनोसॉरस पिजिपिएकस नामक एक मांसाहारी मांस खाने वाली तैराकी डायनासोर की खोज की है। ये एक्चुअली मांसाहारी जो डायनासोर हैं ये मांसाहारी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगर हम इसमें इनकी प्रमुख बिंदु की बात करें, मुख्य पॉइंट की बात करें स्पिनोसॉरस एजिपियाकस के बारे में, तो अन्य थेरोपॉड डायनासोरों के विपरीत 50 मीटर यानी 15 मीटर लंबे स्पिनोसॉरस ने अपनी पूंछ को तैरने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वे नदियों में शिकार के लिए सक्रिय रूप से शिकार कर सकें। पूंछ के अंत तक इसमें बोनी बनपस होते हैं जो आसन्न केशोरुकाओं को गायब होने में मदद करते हैं, यानी ये गायब भी हो सकते हैं, और पूंछ के सिरे को इस तरह आगे पीछे करने में सहायता करते हैं जो पानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 95 मिलियन वर्ष पहले, वो देख सकते हैं इट्स अ लॉन्ग टाइम, 95 मिलियन वर्ष पहले, 95 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस अवधि में रहते थे। स्पिनोसॉरस एक वयस्क टायरानोसोरस रेक्स से भी लंबा था। वैज्ञानिकों ने पूंछ के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक लचीले मॉडल का इस्तेमाल किया और उन्होंने इसे एक रोबोटिक प्रणाली से जोड़ दिया जो तैराकी आंदोलनों की नकल करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लाभ की अगर बात करें, नए निष्कर्ष वैज्ञानिकों को उपस्थित जीवन शैली और रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक मांस खाने वाले डायनासोरों की क्षमताओं की गहरी समझ में मदद करते हैं। ठीक है, और जनरल जो सामान्य चीज़ें हैं, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की सहायता से खोजी गई खोज जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई। अध्ययन के प्रमुख लेखक निजर इब्राहिम थे जो अमेरिका के डेट्रॉइट मर्सी पेलियोटोलॉजिस्ट और एनाटोमिस्ट विश्वविद्यालय स्थित थे। आप पॉइंट देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की सहायता से खोजी गई खोज जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई, जो कोई पत्रिका है अमेरिका में। ठीक है, तो इसकी जो सूचना, इसकी जो खबर जो है जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई, जिसको बाद में सामने लाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर। दोस्तों BWF ने विश्व चैंपियनशिप 2020 से नवंबर 2021 तक स्थगित कर दी।
तो दोस्तों BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विश्व चैंपियनशिप 2020 से नवंबर 2021 तक स्थगित कर दी। यानी कोरोना पैंडेमिक के चलते, कोरोना महामारी के चलते ये जो BWF था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन खेल होना था उसको जो है 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को 20 नवंबर से 5/2021 तक स्थगित कर दिया है, जो पारंपरिक रूप से अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इसको स्थगित किया गया। टूर्नामेंट कैरोलिन मैरिन स्टेडियम वेला स्पेन में होना था। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको सामने दिख रहे होंगे। इसमें अबाउट फेस्बा प्रेसिडेंट, फेस्बा का प्रेसिडेंट कौन है? डेविड कैबेलो मारिक। जनरल सेक्रेटरी कौन है? डोलोरोस मोरेनो कोप। स्पोर्ट्स डायरेक्टर कौन है? डेविड सेरानो विल्चेस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन। अबाउट FESBA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैड्रिड में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। आपको एग्जाम पूछ सकता है कि फेस्पा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मैड्रिड, स्पेन। ठीक है दोस्तों। और अगर BWF की बात करें, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें, ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर। ये पॉल एरिक होयर, और 1934 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? इसका कहाँ है? मलेशिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका मलेशिया में, BW। तो दोस्तों पूर्व विश्व स्नूकर देख सकते हैं, पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एप्सन खेल से सेवानिवृत्त हुए। यानी इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। तो ये कौन है? पीटर एप्सन, रिटायर्ड स्पोर्ट पीटर एप्सन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है स्नूकर जो गेम होता है, स्नूकर चैंपियनशिप, पीटर एप्सन ने उससे क्या हुआ, अपने आप को सेवानिवृत्त करवा लिया। तो दोस्तों 31 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड किंगडम के पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर डेविड एप्टन 49 ने स्पाइनल सर्जरी से बचने के लिए खेल में 29 साल के करियर से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की। मतलब ये जो है, जो इसमें जो प्रॉब्लम होती है स्पाइनल सर्जरी, तो इस स्पाइनल सर्जरी से बचने के लिए 29 साल के करियर से अपनी सेवानिवृत्ति ले ली है, ताकि इस बीमारी से बचे रहें। बढ़िया, आगे पॉइंट, अगले डिटेल में पढ़ते हैं। अबाउट WPBSA, द वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा आपका, WPBSA, द वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। इट इज़ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। ये मतलब ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक बॉडी है। ठीक है, जो स्नूकर बिलियर्ड्स है ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी सरकार के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसको कब स्थापित किया गया था? इसको रूप कब दिया गया था? 1968 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड। चेयरमैन जैसन फर्गुसन, वन ऑफ प्लेइंग डायरेक्टर। ठीक है, तो इस पॉइंट से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने ई पुस्तक प्रो BB लाला भारत पुनः प्रकाशित प्रो B लाल के जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए। तो दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्री मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने एक पुस्तक लॉन्च की है, ई पुस्तक लॉन्च की है, जो है प्रो BB लाला भारत पुनः प्रकाशित, रीडिस्कवर्ड इंडिया। प्रो B लाल के जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए, यानी जन्म शताब्दी, यानी कि इनकी 100 साल हो गए जन्म के होने के बाद, 100 साल पूरे होने के बाद 2 मई 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह ने इस पुस्तक प्रो महान पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बस्सी लाल के जन्म शताब्दी वर्ष 100वें जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली में BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री आनंद कुमार भी उपस्थित रहे। कौन उपस्थित रहे अवसर पर? संस्कृति मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार, संस्कृत मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार भी उपस्थित रहे। दोस्तों ये हैं आपके
ये हैं प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिस्क अवार्ड। ये हैं प्रोफेसर बीबी लाल जिन्होंने जिनके उपलक्ष्य में 100 साल पूरे होने उनकी 100वें जन्मदिन पर ये पुस्तक लॉन्च की गई है। ई पुस्तक है ये, ठीक है। ई बुक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ई बुक, ठीक है। तो ई बुक लॉन्च की गई है इनके 100वें जन्मदिन पर, इनको याद करने के लिए, इनकी कृतियों और इनकी जो कार्यों को याद करने के लिए, अवेयरनेस के लिए जो है इनके नाम से ई बुक प्रकाशित की गई है, जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्क अवार्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगर प्रमुख बिंदु की बात करें, इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं, तो पुस्तक के बारे में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 दशक से अधिक पुरातत्व के क्षेत्र में उनके आधार योगदान के लिए, अपार योगदान के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रो बी लाल शताब्दी समारोह समिति के सहयोग से शताब्दी विशेष संस्करण पुस्तक तैयार की गई। ठीक है। और इस अवसर पर श्री प्रहलाद सिंह ने यह भी कहा कि प्रोफेसर लाल भारतीय पुरातत्व का एक अनमोल रत्न है। भारती लाल जिनके 100वें जन्मदिवस पर ये ई बुक लॉन्च की गई, तो क्या है, हमारे देश के एक पुरातत्व के एक अनमोल रत्न है, और जो औपनिवेशिक अतीत के तहत दफन किए गए और सभ्यतागत भारत को फिर से खोजते हैं। तो ये आपके डिटेल थी इसमें। बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर बीबी लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि बीबी लाल को वर्ष 2000 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2000 में किसको, बीबी लाल को, यानी प्रोफेसर बीबी लाल को। आगे, लाल ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं पर 20 पुस्तकें और 150 से अधिक शोध लिखे हैं, क्योंकि ये एक अच्छे लेखक थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या जो है 20 पुस्तकें और 150 से अधिक शोध लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 1861। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, हु ऑल्सो बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? उषा शर्मा। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और डायरेक्टर जनरल कौन है? उषा शर्मा। खदान दिवस 4 मई क्यों फेमस है और इसे क्यों मनाया जाता है? पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, कोयला खनिकों को सम्मानित करने के लिए, तो कोयला जो खनन करते हैं, कोयले के खानों में जो मजदूर खनन करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि कोयला खनन जमीन से कोयला निकालने के लिए किया जाता है। कोल माइनिंग भारत के सबसे खतरनाक व्यवसायों में से एक है। कोल माइनिंग, दिस वन भारत में सभी व्यवसायों में से सबसे खतरनाक व्यवसाय में से एक है। कोल माइनर वे पुरुष होते हैं जो जानते हैं कि दिन खत्म होने पर वे काम के बाद वापस घर नहीं आ सकते हैं, नहीं लौट पाते हैं, फिर भी वो कोयला खदानों में चलते हैं और अपनी दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। सभी खनन मजदूरों को मालूम होता है कि सुबह जाने के बाद शाम को वापस होंगे या नहीं होंगे, उनको पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपने वर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो वर्ड को कोल माइनर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ऐसे व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया जा सके और सम्मान दिया जा सके। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है 4 मई अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। आज 4 मई है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर के डे हर साल 4 मई को, जैसा कि बताया मैंने, मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 फायर फाइटर की मौत के कारण।
तो दोस्तों ये जो ट्रेजेडी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, इसको मनाने का कारण क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 5 फायर फाइटर की मौत हो गई थी। 5 जो है फायर फाइटर की मौत हो गई थी, जिसके कारण दुनिया भर में ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव के बाद इसे 4 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी ईमेल के माध्यम से क्वेश्चन आ सकता है कि ईमेल के माध्यम से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको बताना है कि ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, 4 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। नेशनल फायर फाइटर डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ था? 4 जनवरी 1999 से इंटरनेशनल फाइटर डे स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है? जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि जो फायर फाइटर होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए, और ये दिन उन बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रीडम फाइटर इंटरनेशनल फायर फाइटर डे क्योंकि सम्मान मनाया जाता है जो अपना बलिदान देते हैं, और उनको सम्मानित करने के लिए इसे हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ दिक्कत हो रही, क्योंकि मेरा भी एक प्रकार से स्टार्टअप ही है, तो थोड़ी सी समस्याएं मेरे सामने भी आ रही हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो दोस्तों अगर आपको समस्या हो रही है तो आप हमारी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करें और उसको आप खुद से एक बार स्टडी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए ह्यूमन परफेक्ट। बच्चों देखिए दोस्तों, किसी को कोई दुनिया में सिखा नहीं सकता, खुद व्यक्ति ही खुद को सिखा सकता है। दुनिया में कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं पैदा हुआ है। ठीक है, तो आपको खुद से सिखाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF डाउनलोड कर लें। PDF इसीलिए वहाँ पर लिंक दे दिया गया है, इसीलिए लिंक दे दिया जाता है कि वीडियो को स्टडी कराते समय या रिकॉर्डिंग के समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस PDF को डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नए व्यूवर हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहले से चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि इसमें सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और एक एक्यूरेट और फेयर इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल की करंट अफेयर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।